नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि बेटी वास्तव में पराया धन होती है और लड़की हमारा अपना धन। जब तक बूढ़े माँ बाप को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज मैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ एक झोंपड़ी में रह रही थी और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत ही अमीर घराने की लड़की थी और मेरे 2 भाई भी हैं, लेकिन ऐसी किस्मत बदलेगी मुझे पता ही ना था कि मेरे भाइयों ने ही मेरे माता पिता के साथ ऐसा सलूक करेंगे और मैं बेचारी अपने माता पिता को अकेले कैसे छोड़ सकती थी। इसलिए मैं भी उनके साथ दर दर की ठोकरें खा रही हूँ और आज इस एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे और आज हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। क्या खाऊंगी मैं और क्या खिलाऊंगी अपने बूढ़े माँ बाप को। मेरा नाम गौरी है। मैं बचपन से ही बहुत ही प्यार से पली बड़ी हूँ और मेरे 2 भाई भी हैं। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे मुझे ये एहसास हो रहा था कि मैं तो पराई हूँ, क्योंकि माँ बाप की तो बेटी ही सेवा करते हैं, बेटियाँ तो पराई होती हैं। और मेरे बाबूजी, जिनका नाम दीवान है, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पर अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा बिजनेस अपने दोनों बेटों में इस कदर बांट दिया कि उनके हाथों में कुछ भी नहीं रहा। एक दिन दीवान जी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाकर पूरी दुनियादारी के बारे में समझाया, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को अच्छे ही ज्ञान देता है, पर दोनों भाई तो एक कान से सुनते हैं और एक कान से निकाल देते थे। फिर भी पिताजी उन्हें कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वह बेटे थे। दोनों भाई अगर गलती भी करते फिर भी पिताजी और मम्मी कुछ भी नहीं बोलती थी। पता नहीं क्यों, शायद वो लड़के हैं इसलिए। वही तो माता पिता के बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन मुझे इकलौती बेटी होने के बाद भी भाइयों जैसा प्यार नहीं मिल पाता था। जब मैं छोटी थी तब भाई मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे माता पिता की डांट से भी बचाते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए तो उन्हें पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया गया, लेकिन मुझे नहीं भेजा गया क्योंकि मैं बेटी थी। इसलिए मैं अपने शहर में ही रहकर पढ़ाई करने लगी। फिर भी 10वीं कक्षा पास करने के बाद पापा बोले कि अब तुम्हारी आगे की पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि तुम बेटी हो, तुम्हें पराए घर जाना है। ज़्यादा पढ़कर क्या करोगी तुम। मुझे तो बहुत पढ़ने का मन था। मैंने बहुत ज़्यादा जिद भी की, लेकिन पापा जी ने नहीं माने और मेरी शादी के लिए रिश्ता खोजने लगी। मैं तो दोनों भाइयों से छोटी थी, फिर भी पिताजी मेरी ही शादी पहले करवाना चाहते थे। पता नहीं क्यों मेरी माँ को भी अभी मेरी शादी करने का मन नहीं था। इसलिए माँ पिताजी से बहुत ही नाराज़ रहने लगी थी। इसलिए पिताजी को मेरी माँ की बात माननी पड़ी और बड़े भैया की शादी करने के बाद ही मेरी शादी होगी। उसके बाद छोटे भाई की शादी होगी। पिताजी भी मान गए। मेरे भाई लोग पढ़ लिख कर जब घर आए तो अपने बीच में बिजनेस में ही पिताजी का हाथ बटाने के लिए कहने लगे, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिली थी। इसके जिम्मेदार केवल पिताजी थे। माँ तो दोनों भाइयों को ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, लेकिन पिताजी ने उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ रखा था। इसलिए वे दोनों हॉस्टल में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ मस्ती ही कर रहे थे। इसलिए उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो जॉब भी नहीं लग पाई और घर आकर पापा के बिजनेस में ही हाथ बटाने लग गए। फिर भी जिंदगी उस समय अच्छी ही चल रही थी, लेकिन किसे पता था कि जो आज हंसता खेलता परिवार है वो कल टूट जाएगा, बिखर जाएगा। पता नहीं किसकी नज़र लग गई थी, या कहें कि माता पिता की ज़्यादा लाड प्यार से ही दोनों भाइयों ने फ़ायदा उठा लिया। माँ हमेशा समझाया करती थी कि बच्चों को इतना प्यार मत कीजिए और कुछ धन दौलत अपने लिए भी बचा कर रख लीजिए। इस पर पिताजी बोलते थे
क्या अपना और क्या तुम्हारा, सभी तो मेरे दोनों बच्चों का ही है ना। इस पर माँ बोलती थी, तो मेरी बेटी गौरी कहाँ जाएगी? क्या गौरी के लिए आपने कुछ नहीं सोचा? इस पर पिताजी बोलते थे कि दोनों भाई है ना, यही गौरी की शादी धूमधाम से बहुत अच्छे घर में करवाएंगे। पर माँ ये भी कहा करती थी कि अपने जीते जी सारी जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ देनी चाहिए। हो सकता है कि कल अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हम क्या करेंगे? माँ सीधे सीधे तो नहीं, पर फिर भी पिताजी को कुछ अपने लिए रखने के लिए कहा करती थी। पर पिताजी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता था और बिजनेस के मालिक दोनों बेटों को ही बना दिया। और माँ से बोले कि अब हम घर पर ही बैठेंगे, मेरे बेटे किस लिए हैं। ऐसे ही जिंदगी चलने लगी और दोनों भाई बिजनेस बहुत अच्छे से संभालने लगे। 1-2 साल बिजनेस में कुछ घाटा हुआ क्योंकि भाइयों को हमें पूरी जानकारी नहीं थी कि कैसे फ़ायदा होता है, कैसे नुकसान होता है और कहाँ से सामग्री आती है। लेकिन पिताजी से राय लेने के बाद, बिजनेसमैन पिताजी के सहयोग करने के बाद बिजनेस बहुत आगे बढ़ने लगा। बिजनेस इतना आगे बढ़ने लगा कि अब दोनों भाई पिताजी से राय भी लेना गवारा नहीं समझते थे। मेरे पिताजी की बातों को अनसुना कर देते थे। पिताजी भी हैरान थे कि जब हम बिजनेस करते थे तब भी इतना फ़ायदा नहीं होता था, आज इतना ज़्यादा फ़ायदा क्यों हो रहा है। असल में हमारा तेल का बिजनेस था और दोनों भाई तेल में भी मिलावट सामान मिक्स करके बाज़ार में व्यापार किया करते थे, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। पर पिताजी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन पिताजी ने सोचा कि हम चुपके से जाकर खुद चेक करेंगे कि इतना मुनाफा कैसे हो रहा है। लेकिन दोनों भाइयों ने पिताजी को दुकान पर आने ही नहीं दिया। कहते थे, आप घर पर ही आराम किया कीजिए, अब ये सब संभालने की आपकी उम्र नहीं है। पिताजी भी सोचते थे कि बेटे को मेरी शायद फिक्र है, पर वह तो पिताजी को इसलिए नहीं आने देते थे क्योंकि उनका काला धंधा जो पकड़ा जाता और बिजनेस में इतना ज़्यादा फ़ायदा होने लगा कि भाइयों ने अपने अपनी नाम की प्रॉपर्टी लेनी शुरू कर दी और पिताजी को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। ऐसे ही ज़िंदगी गुजरने लगी और बड़े भाई के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। बड़े भाई की शादी बड़े धूमधाम से बहुत ही अच्छे से हो गई। भाभी भी बहुत सुंदर थी। पिताजी ने तो दहेज लेने से भी मना कर दिया था। उनका कहना था कि मेरे पास क्या चीज़ की कमी है, अगर हम आज दहेज लेते हैं तो क्या ये ज़िंदगी भर थोड़ा ही टिका रहेगा, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। बस हमें तो लड़की ही चाहिए जो देखने में भी अच्छी और समझदार हो, मन की भी सच्ची हो। पिताजी ने बहुत ही अच्छी लड़की खोजी और बड़े भाई की शादी करवा दी। पर भाई को उस लड़की से प्यार ही नहीं था, वो तो उन्हें देखकर ही पसंद नहीं करते थे। पता नहीं क्यों, देखने में तो भाभी बहुत ही सुंदर थी, फिर भी ऐसा लगता था जैसे कि भैया शायद किसी और को पसंद करते थे। घर में अब सभी का थोड़ा मूड खराब रहने लगा क्योंकि नई नई दुल्हन जब आती है तब घर की तो रौनक कुछ अलग होती है। पर यहाँ भैया के चलते घर का माहौल अच्छा नहीं दिख रहा था। माँ भी उदास रहने लगी थी क्योंकि नई बहू तो बहुत ही अच्छी थी, अपनी सास ससुर की सेवा करती थी, मेरी यानी कि अपनी ननद को भी अपनी बहन मानती थी और फिर भी भैया भाभी को पसंद ही नहीं किया करती थी। शायद वह सच बोलती थी इसलिए या कोई और बात थी, ये पता नहीं। इस प्रकार मेरा भी रिश्ता आने लगा। पिताजी ने अभी तो साफ साफ मना कर दिया कि मुझे मेरी बेटी की शादी नहीं करनी है, क्योंकि जब तक बड़े बेटे नए दुल्हन को बढ़िया से अपना नहीं लेता तब तक मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। उनके मन में कुछ चल रहा था, क्योंकि एक बेटे का घर बसा ही नहीं तो दूसरे की हम कैसे शादी कर दें, क्योंकि मेरा बेटा अपनी पत्नी को पसंद ही नहीं करता है। इसलिए
अभी बेटी के रिश्ते की बातें बंद कर दी गई। रोजाना भैया भाभी में झगड़ा होने लगे, पर भाभी ज़्यादा शांत रहा करती थी। एक दिन भाभी को कुछ ऐसा पता चल गया कि उस बात ने पिताजी की तो हालत ही खराब कर दी, क्योंकि मेरी भाभी किसी से कुछ भी नहीं छुपाती थी। वो हमेशा सच बोलती थी, क्योंकि पिताजी भाभी को पसंद कर घर लाए थे और वो पिताजी की दोस्त की बेटी थी, इसलिए पिताजी उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। और मेरी भाभी एक दिन पिताजी से बोली कि आपके दोनों बेटों बिजनेस को ऐसे आगे बढ़े हैं कि आप देखेंगे तो शर्म से मर ही जाएंगे। आपको एक दिन जाकर देखना चाहिए, और वो भी छुपके से। इसलिए तो पिताजी उस दिन छुपके से अपना व्यापार देखने के लिए दुकान पर गए थे, तो उन्होंने दोनों भाइयों को तेल में मिलावट करते हुए देख लिया। अपने बेटों को ऐसा काम करते देख उनकी हालत उसी समय खराब होने लगी, पर कैसे भी हिम्मत करके घर आ गए और सारी बातें माँ को भी बता दी। माँ को ये सब सुनकर गहरा सदमा लग गया। इसलिए भी लगा क्योंकि अगर बिजनेस में आज फ़ायदा हो रहा है तो हो सकता है कल अगर पुलिस की रेड पर जाए तो बिजनेस भी ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और बातें हुआ भी यही। पिताजी तो उस समय चुप रहे, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने भैया को बहुत समझाने की कोशिश की, पर दोनों में से कोई भी समझने को तैयार ही नहीं था। हर साल पुलिस का रेट बढ़ गया, सारे बिजनेस कारोबार बंद कर दिए गए। पिताजी की जितनी भी ज़मीन जायदाद थी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली, लेकिन ज़मीन जायदाद तो भाई लोगों के पास भी थी, और पर उसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, इसलिए उस ज़मीन को पुलिस नहीं हड़प पाई। घर में भी किसी को कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ बस दोनों भाइयों के अलावा उसके बारे में कोई नहीं जानता था। दोनों भाई कुछ साल के लिए जेल भी गए। पिताजी उनकी जमानत करवा कर लाए। जैसे ही जमानत हुई, दोनों भैया को पिताजी पर ही अपना सारा गुस्सा भड़ास निकालने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सारे काम पिताजी का ही है। क्योंकि इतने साल तक जब पुलिस को कुछ पता ही नहीं चला, तो अचानक कैसे पता चल गया। लगता है पिताजी ने ही पुलिस को बताया है, क्योंकि पिताजी छुपके से जो देखने गए थे, उसके बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई। यानी कि मेरी भाभी को पिताजी ने अपनी मायके भेज दिया, और कुछ दिन के बाद भैया भाभी का तलाक भी हो गया, क्योंकि भैया भाभी को पसंद ही नहीं किया करते थे। अब तो रहने को घर भी नहीं था, और भैया पिताजी और भाभी को ही सारी मुसीबत का जिम्मेदार मानते थे कि भाभी के चलते ही ये सब हो गया। अगर मैं सच नहीं बोलती तो भैया का झूठ सामने नहीं आ पाता। शायद भैया भाभी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्हें उन पर शक था, क्योंकि भाभी हमेशा सच बोलती थी, ईमान की सच्ची थी। वो भी ऐसे आदमी के साथ रहना चाहती थी जो सच्चा हो, और जो आदमी अपने माता पिता से भी झूठ बोल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए भाभी भी तलाक देने के लिए मान गई। भाभी भैया को तलाक हो गया, और अब हम सभी किराए के मकान में रह रहे थे। भैया ने अभी तक हम लोगों को नहीं बताया था कि हमारा एक तो जगह घर भी है, क्योंकि पुलिस उसे भी शायद जब्त ना कर ले, और पुलिस पिताजी को बता ना दी कि भैया को ये शंका थी। ऐसा करते करते एक दिन बड़े भाई अपने पसंद की लड़की से शादी करके घर आ जाते हैं, और उन्हीं को देखा देखी छोटे भाई ने भी कुछ दिनों के बाद अपनी ही पसंद की लड़की से शादी कर ली। इस पर माँ तो बहुत नाराज़ होती थी, पर पिताजी कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वह जानते थे कि जो बेटे अपने माँ बाप से झूठ बोल सकते हैं वो क्या ही माँ बाप की इज्जत रखेगा और क्या बात मानेंगे। और फिर अपनी तो शादी हो चुकी है, वह नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से रिश्ता टूट जाए। इसलिए दोनों भाभीयों के साथ माँ भी अच्छे से व्यवहार करने लगी, और दोनों भैया भाभी खुश रहने लगे थे। दोनों भाइयों ने मेरी दोनों भाभीयों को अपनी ज़मीन के बारे में सारी बातें बता दी थी, पर इस बारे में अभी तक पिताजी और माँ को नहीं पता था,
मुझे भी नहीं पता था। हम फिर भी किराए के मकान में रह रहे थे। मेरा जो बिजनेस था वो सारा बर्बाद हो चुका था, इसलिए दोनों भाई जॉब करने लगे थे। प्राइवेट नौकरी थी उनकी, क्योंकि कुछ तो पढ़ाई उन्होंने की ही थी। और जब मुसीबत सर पे आती है तो अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाती है। ऐसे ही हुआ और भाई शादी के तुरंत बाद से ही प्राइवेट जॉब करने लगी थे। अब हम सब उसकी कुछ अच्छी जिंदगी कट रही थी। खाने के लिए भी पैसे आने लगे थे और रहने के लिए किराए का मकान था ही। पर माँ को मेरी चिंता सताए जा रही थी, क्योंकि दोनों भाई तो शादी कर चुके थे। मेरे लिए माँ के पास कुछ गहने रखे थे और वे गहने पिताजी से छुपा कर रखे हुए थे। एक दिन माँ ने पिताजी को उन गहने के बारे में बता दिया और ये बात छुपके से छोटी वाली भाभी सुन ली और जाकर भैया को बता दी। उसके बाद जब भी मेल में कोई रिश्ता आता तो भैया सामने से आकर साफ साफ कह दिया करती थी कि मेरे पास कुछ भी आपको देने के लिए नहीं है। माँ तो जानती थी कि मेरे पास कुछ गहने हैं, पिताजी भी जानते थे, इसलिए पिताजी ने एक दिन दोनों भाइयों को उन गहनों के बारे में बता ही दिया। भाई लोग तो ये पता ही था, पर वे माँ के मुंह से सुनना चाहते थे। जैसे ही माँ ने गहनों के बारे में बताया, उन्होंने वो सारे गहने माँ से मांग लिए। माँ ने वो गहने चुपचाप भाई को दे दिए, ये सोचकर कि शायद मेरी शादी के लिए मांग रहे होंगे। उन्हें अपनी बहन की फिक्र है, पर माँ ने उनको कुछ ही गहने दिए थे। माँ और कुछ गहने अपने पास ही रख लिए थे। ये बात किसी को नहीं बता थी। फिर भी जब मेरा रिश्ते आने लगे तो भाइयों ने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास कुछ भी देने को नहीं है। इस बात पर माँ भड़क गई और बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम कुछ तो खर्चा करेंगे। जब रिश्तेदार चले गए तो उसके बाद दोनों भाई माँ से बोले कि कहाँ से दोगी, तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं। इस पर माँ बोली, कुछ दिन पहले ही तो तुम लोगों को मैंने अपने गहने दिए थे, उन गहने से तो तुम्हारी बहन गौरी की बहुत अच्छे से शादी हो जाएगी। पर भाई ने उन गहने के बारे में इनकार कर दिया और कह दिया कि कुछ काम के चलते गहने उसी में खर्च हो गए। माँ भी बहुत तेज थी, जानती थी कि बेटे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जो बेटे माँ बाप से झूठ बोल सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए थोड़े गहने ही बेटे को दे दिए थे। माँ और सारे गहने अपने पास रखे थे। पिताजी को भी इसकी खबर नहीं दी थी। माँ, मेरी शादी तो होने से ही, क्योंकि भाइयों को तो मेरी शादी के बारे में टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो बैठे बिठाए एक नौकरानी जो मिल गई थी। दोनों भाभियाँ माँ से सारे काम करवाती थी और मुझे भी उस काम में माँ की हेल्प करनी पड़ती थी, क्योंकि माँ की उम्र हो चली थी और पिताजी बाहर के सारे काम किया करते थे। दोनों भाभियाँ आराम फरमाती रहती थी, ना कुछ काम करती थी। फिर भी भाइयों ने कुछ नहीं बोलते थे, उल्टा हमें ही सुनाते थे कि तुम्हें तो बैठे बैठे खाने को मिल रहा है, तो कुछ काम ही कर लिया करो, इससे तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। माँ भी सोचती थी कि अगर बेटी ऐसे बोल रहे हैं तो शायद हमें घर से ही ना निकाल दे, इसलिए माँ भी काम कर लिया करती थी। लेकिन कुछ दिन भाभी हम तीनों पर अत्याचार करने लगी। उन्होंने हमें खाने को भी नहीं दिया करती थी। जब हम भाभीयों से इस बारे में बात करते हैं तो भाभी सीधे जाकर भैया से शिकायत कर दिया करती थी कि आपकी बहन तो छुपके छुपके रसोई से खाना चुरा चुरा कर खा रही है। ऐसे एक दिन भाभीयों ने हम तीनों को घर से बाहर धक्के देकर निकाल दिया। पिताजी बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। माँ को तो ये सब के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि वह जानती थी कि बेटे हमारे साथ ऐसा ही कुछ करेंगे, क्योंकि बेटों का स्वभाव के बारे में माँ से अच्छा कौन जान सकता है। और पिताजी ने उन दोनों को इतना बिगाड़ ही दिया था कि दोनों भाइयों में संस्कार नाम का कुछ रह ही नहीं गया था। इसलिए पिताजी तो बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि उन्हें सदमा लगा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था
कि जिस बेटों को हमने अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार किया, दुलार दिया, आज वो हमें घर से बेदखल कर रहे हैं। और भाई उन्हें घर से इसलिए भी निकाल रही थी क्योंकि उन्हें नए घर में शिफ्ट होना था। हम तीनों वहाँ से दर बदर भटक रहे, कुछ खाने के लिए भी नहीं था। एक रास्ते में हम झुग्गी झोपड़ी देखकर वहीं पे रहने लगे और खाने के लिए हम कुछ काम ढूंढने लगे। मैंने होटल में बर्तन धोकर कुछ पैसों का इंतज़ाम किया और खाने का गुजारा चलाने लगी। ऐसे ही जिंदगी बीत रही थी। आज तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं था क्योंकि कहीं पर भी मुझे कुछ काम नहीं मिला था। माँ मेरी चिंता को समझ रही थी, इसलिए माँ ने मुझे कुछ पैसे गहने छुपके से दी। तो मैं तो हैरान रह गई कि मेरी माँ के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। इस पर माँ मुझे उसके बारे में सब कुछ बताया और तब मुझे समझ में आया कि माँ बाप को भी ज़्यादा जब तक जिंदा है कुछ ना कुछ अपने पास रखना ही चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में तो अपने ही अपने को धोखा दे रहे हैं। मैंने जाकर उन गहनों को बेचकर पैसे लिए और वो सारे पैसे पुलिस को देकर अपनी ज़मीन और घर छुड़ा लिया। पहले पुलिस इसके लिए तैयार ही नहीं थी, पर भाइयों की सारी करतूत बताई और ये भी बताया कि इसमें पिताजी की कोई गलती नहीं थी। पुलिस ने दोबारा से सारी छानबीन की। छानबीन होने के बाद पुलिस ने घर, ज़मीन, जायदाद और यहाँ तक कि पिताजी को भी छोड़ दिया और सारी संपत्ति पिताजी के नाम पर ही थी, क्योंकि पिताजी जब बिजनेस करती थी तब बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से रहा करती थी और उन्हीं के नाम काम की वजह से तो पता लगाने पर पुलिस को भी वो सारी बातें पता चली कि जब पिताजी ये बिजनेस किया करती थी उनके तेल में कुछ भी मिलावट नहीं रहा करती थी। उनका चारों तरफ नाम था, लेकिन जब से बेटों ने बिजनेस संभालना था तब से ये सब धंधा चल रहा था। इसलिए पिताजी को उनका वो सारा बिजनेस, धन दौलत मिल गया था और ये सब मेरी माँ की वजह से ही मिला। इसलिए तो घर की लक्ष्मी औरतों को कहा जाता है, क्योंकि जब पिताजी का बिजनेस अच्छी से चल रहा था तब माँ पिताजी से कुछ पैसे मांगकर उन्हें बचाकर रख लिया करती थी, उन्हें खर्च नहीं किया करती थी। और माँ के कुछ खैरों की वजह से ही आज हमारी सारी संपत्ति वापस मिल गई थी हमें। अब सब कुछ मिल गया था। इस बात की भनक अभी तक भाइयों को नहीं मिली थी, नहीं तो वह आ जाते हैं और जैसे यहाँ सारे धन दौलत, बिजनेस, ज़मीन, जायदाद हमें मिला था, सब फिर से हड़प लेने की सोचती। उसके बाद माँ ने तुरंत मेरे लिए पिताजी को रिश्ता देखने के लिए कहा। पिताजी सबसे पहले मेरे लिए रिश्ते खोजने लगे और अपने उसी दोस्त के पास गए जिस दोस्त की बेटी से उसने अपने यानी कि मेरे बड़े भैया की शादी करवाई थी, जिनसे उनका तलाक हो चुका था। उनसे माफ़ी मांगी। उन्हें उनके दोस्तों ने माफ़ कर दिया, क्योंकि भाभी की भी शादी कहीं और हो चुकी थी और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी। उनके दोस्त का एक बेटा भी था, वो भी बहुत ईमानदार थे। इसलिए पिताजी ने अपनी गलती मानकर अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करने के लिए रिश्ता मांगा। उनके दोस्त भी इनकार नहीं कर सके, क्योंकि सारी सच्चाई तो वह भी जानते थे। कुछ ही दिनों में मेरी शादी राजीव से हो गई। हाँ, उस लड़के का राजीव नाम है जिससे मेरी शादी हुई थी। वो बहुत ही बुद्धिमान है और उसके बाद जितने भी मेरे बिजनेस और ज़मीन जायदाद थी सारी पिताजी ने उन्हीं के नाम पर कर दी। दरअसल मैं ये सारा माँ का ही आइडिया था, क्योंकि माँ जानती थी कि अगर मेरे बेटे को पता चलेगा तो फिर वह यहाँ पर आ जाएंगे सब हड़पने के लिए। इसलिए माँ ने सारी ज़मीन जायदाद राजीव और मेरे नाम कर दी। जिस बेटों ने माँ को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था, अब तो पिताजी का भी दिल से टूट चुका था। पिता भी जान गए थे कि बेटा हो या बेटियाँ दोनों बराबर होते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर जो काम बेटे ना कर पाए वो बेटियों से ना हो पाएगा। और राजीव भी बहुत अच्छे थे,
मेरे माता पिता को भी अपने माता पिता जैसा प्यार देते थे, सम्मान देते थे। और फिर हमारी ज़िंदगी की गाड़ी बहुत अच्छे से चलने लगी। एक दिन अचानक मेरे दोनों भाई भाभी मेरे ससुराल आ पहुँचे। पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया कि मेरी शादी यहाँ राजीव से ही हो गई है, और माता पिताजी को बुलवाने लगे। इस पर सबसे पहले राजीव जी गए और बोले, तुम लोग कौन हो और क्यों आए हो यहाँ? इस पर बड़े भाई बोले, मैं गौरी का भाई हूँ और आपका साला। इस पर राजीव जी बोले, मैं आप लोगों को नहीं जानता हूँ, क्योंकि गौरी का कोई भाई बहन नहीं है, वो तो बहुत अकेली है। मैं अपनी माता पिता की इकलौती संतान है। ये सुनकर दोनों भाई चकित रह गए और दोनों बड़े भैया और छोटे भैया मम्मी पापा को आवाज़ देकर बुलवाने लगे। मम्मी पापा भी बाहर आ गए तो मम्मी पापा ने भी दोनों भाइयों को पहचानने से इनकार कर दिया। दोनों भाई को तो पता चल ही गया था कि हमने इनको घर से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद हम उन्हें मना लेंगे, क्योंकि हम उनके बेटे जो हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस माँ बाप को बच्चों से दिल टूट जाता है, वो माँ बाप अपने बच्चों को फिर दोबारा माफ़ नहीं कर पाते। अपने बच्चों को तो माँ बाप पाल पोस कर बड़ा कर देती हैं, लेकिन जिस माँ बाप ने आपको बड़ा किया, इतना लाड प्यार दिया, उसे अब बुढ़ापे में ही घर से बेघर कर दिए, तो वो माँ बाप आपको कैसे माफ़ कर सकते हैं? जो माँ बाप खून के आंसू रोए हो, वो अपने बच्चों को कभी नहीं माफ़ कर सकते हैं। वो भी कुछ धन दौलत की खातिर भाइयों ने फिर से हमारी चौखट पर आए थे। मम्मी पापा ने पुलिस को बुलाया और उन्हें घर से बाहर फेंकवा दिया और कहा कि मेरा बेटा उस दिन मर चुके थे जिस दिन तुम लोगों ने हमें घर से बेदखल किया था, और गौरी हमारी इकलौती संतान है और उसके अलावा कोई भी नहीं है। पिताजी साफ साफ कह दिया कि अब अगर दोबारा लौट कर आए तो जेल भिजवा दूंगा। इसलिए दोनों भाई चुपचाप चले गए। उनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।